आज का हमारा टॉपिक का नाम है मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। देखो, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को हम लोग सामान्य भाषा में महंगाई कहते हैं। ठीक है, आपने वो पिपली लाइफ का एक गाना सुना होगा कि सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो महंगाई एक बहुत कॉमन टर्म है जिसका प्रयोग हम लोग आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस टर्म का हम लोग प्रयोग करेंगे वो है मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन। क्या होता है मुद्रास्फीति, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल अर्थ में मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, जैसे मानो एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को कि वर्ष 2023 में, ठीक है, आप चाय पीने के शौकीन हो, जैसे मैं चाय पीने का बहुत शौकीन हूं। ठीक है, मैं चाय पीता हूं लगातार। तो वर्ष 2023 में एक कप चाय की जो कीमत थी वो थी आपकी 10 रुपए। ठीक है, वो थी आपकी 10 रुपए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, वर्ष 2025 में अभी चाय की कीमत कितनी हो चुकी है? वो हो चुकी है 25 रुपए। एक कप चाय की कीमत 10 रुपए से बढ़कर के 25 रुपए हो गई। कितने समय में? 2 वर्षों में। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है मेरे भाई कि एक निश्चित टाइम पीरियड में, एक निश्चित अवधि में अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है तो उसको मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन कहा जाता है। सिंपल भाषा सी, कोई समस्या नहीं, एकदम बहुत कॉमन बात मैंने आप लोगों को समझाई है। अब यहां पर एक बात को और ध्यान देना, मैं यहीं पर आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट और ऐड कर रहा हूं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। क्या? कि इन्फ्लेशन के कारण से आपके पास जो पैसे हैं उसके परचेजिंग पावर, देखो एक चीज होती है इसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर, इसको हिंदी में कहते हैं क्रय शक्ति क्षमता। क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर कहा जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो करेंसी, आपके पास जो पैसा है, उसकी क्रय शक्ति क्षमता पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल बात समझना, मानो मैं ये प्लान करता हूं कि मैं एक सप्ताह में, ठीक है, 100 रुपए खर्चा करूंगा किस पर? चाय पीने के ऊपर। ठीक है, मेरा ये प्लान है, मेरा ये टारगेट है। ठीक है, वर्ष 2023 में इस 100 रुपए से मैं 10 कप चाय खरीद सकता था। खरीद सकता था, सिंपल सी बात है, 10 रुपए का एक चाय है तो मैं 10 कप चाय को यहां पर परचेज कर सकता हूं, जो 100 रुपए मेरे पास उस समय पड़े हुए हैं। लेकिन समस्या ये है मेरे भाई कि वर्ष 2025 में इस 100 रुपए से आप केवल 4 कप चाय खरीद सकते हो, क्योंकि अब चाय की कीमत कितनी हो चुकी है? 25 रुपए। तो ध्यान देना, सेम अमाउंट पैसे से, ठीक है, वर्ष 2023 में आप ज्यादा सामान खरीद पा रहे थे, 2025 में आप कम सामान खरीद पा रहे हो। इसका मतलब यह है कि इस पैसे की जो क्रय शक्ति है, जो परचेजिंग पावर है, वो यहां पर कम हो चुका है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का एक सबसे निगेटिव इंपैक्ट ये पड़ता है कि पैसों की क्रय शक्ति क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। बात समझ गए? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, बहुत सिंपल सी बात थी। अब ध्यान देना। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक बेसिक बात को और समझो आप लोग कि जो इन्फ्लेशन होता है उसको हम लोग दो प्रकार से, कुछ अलग अलग पार्ट्स, मतलब अलग अलग प्रकार से उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, कैसे भाई? इन्फ्लेशन के जो दो प्रकार बनते हैं, एक तो बनता है उसका उसके कारण के आधार पर कि भाई जो मुद्रास्फीति हो रही है, जो इन्फ्लेशन हो रहा है, उस इन्फ्लेशन का कारण क्या है। इस कारण के आधार पर मुख्य तौर पर हम लोग इन्फ्लेशन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, बात समझ गए? चलो भाई, दूसरा होता है कि इन्फ्लेशन की दर कितनी है, किस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्या रेट है इन्फ्लेशन का, उस दर के आधार पर इन्फ्लेशन को हम लोग फिर से 4 से 5 प्रकार में डिवाइड करते हैं। बात समझ गए? तो इन्फ्लेशन के डिवीजन के दो कारण हैं, दो तरीके हैं। ठीक है, एक है कि भाई क्या कारण है इन्फ्लेशन का, और दूसरा है कि इन्फ्लेशन की दर कितनी है। बात समझना, कारण के आधार पर जब हम इन्फ्लेशन को डिवाइड करते हैं तो एक सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। अब कहोगे सर ये मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या है? मैं बहुत सिंपल अर्थों में समझाता हूं। ठीक है, मांग प्रेरित से मेरा मतलब क्या है? ठीक है, अगर, बात समझिएगा, अगर किसी वस्तु की डिमांड उसके सप्लाई से अधिक हो जाए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मानो आप गए हो रेगिस्तान में। ठीक है, आप गए हो रेगिस्तान में और रेगिस्तान में पानी नहीं है, एकदम पानी सूखा पड़ा हुआ है वहां पर। ठीक है, तो वहां पर एक बोतल पानी, एक पानी का जो बोतल है उसकी कीमत कितनी है? उसकी कीमत है 500 रुपए। क्यों? क्यों? क्योंकि वहां पर सप्लाई कम है पानी की, पानी वहां पर नहीं है, लेकिन वहां पर जो भी जा रहा है वो पानी की डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। अब ये क्यों उत्पन्न होगी, क्या कारण होगा इसके उत्पन्न होने का?
बात को भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल अर्थों में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। एक एग्जांपल ये है कि मानो आपका कोई फेस्टिव सीजन चल रहा है, कोई त्योहार का समय चल रहा है, या फिर मैं कहूँ तो कोई वेडिंग सीजन चल रहा है, ठीक है, शादी का समय चल रहा है, लगन बहुत तेज चल रही है। जब लगन बहुत तेज चलती है तो उस समय क्या होता है, उस समय दूध का, पनीर का जो खपत होता है मार्केट में वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, उसकी जो डिमांड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सप्लाई तो उतना ही है भाई। अब सप्लाई थोड़ी बढ़ गया अचानक से एक वेडिंग सीजन में कि भाई गाय की संख्या अचानक से डबल हो गई, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। तो डिमांड ज्यादा हो चुकी है क्योंकि हर जगह पनीर, हर जगह मिठाई, हर जगह दूध खर्चा हो रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई उतना ही है। तो जब डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उतनी ही या कम रहेगी, तो यहाँ पर आपको एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिल जाएगा, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति देखने को मिल जाएगी। इसके कारण क्या होता है, इस बात को समझने का बहुत अच्छे से प्रयास करना, ठीक है। देखो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अर्थव्यवस्था में, ठीक है, अर्थव्यवस्था में हो सकता है एक तरीका, एक रीजन ये भी है कि हो सकता है कि रोजगार के अतिरिक्त अवसर आ चुके हैं। मतलब क्या, हम लोग कहते हैं ना कि सर बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी आप आज ये भी देखोगे कि अगर बेरोजगारी ना हो, हर व्यक्ति को रोजगार मिल जाए, तो इन्फ्लेशन आसमान छू लेगा। मैं समझाने वाला, समझो। देखो, अगर हर व्यक्ति के पास रोजगार आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति के पास आय आ चुकी है, हर व्यक्ति के पास पैसे आ चुके हैं, और जब हर व्यक्ति के पास पैसे होंगे तो क्या होगा, वो डिमांड उत्पन्न करेगा मार्केट में वो मांग करेगा वस्तुओं की, और जब मांग करेगा तो क्या होगा, सप्लाई तो उतनी ही थी, सप्लाई तो कांस्टेंट थी, और जब सप्लाई कांस्टेंट थी, डिमांड ज्यादा हो चुके तो क्या होगा, वस्तु का दाम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर कुछ रीजन और हो सकते हैं। एक इस रीजन को समझने का प्रयास करना कि जो बैंक होती है हमारी, ठीक है, देखो बैंक का एक बहुत बड़ा काम होता है मार्केट में करेंसी के फ्लो को मेंटेन करना, ठीक है। हालांकि ये काम आरबीआई करता है, किसके माध्यम से, तो बैंकों के माध्यम से, ठीक है। बात समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, ठीक है। मानो बैंकों की, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट था, जो ब्याज दर था लोन देने का, जो इंटरेस्ट रेट था, उसने क्या किया, उसने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, ठीक है, उसने ब्याज दर को बैंक ने कम कर दिया। अब जब लोन लेना आसान हो चुका है तो हर व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ पर ऋण लेना प्रारंभ करेगा, लोन लेना प्रारंभ करेगा, और जैसे ही वो लोन लेगा तो मार्केट में उस पैसे को कहीं ना कहीं पे तो खर्चा करेगा ना मेरे भाई, और जहां पर खर्चा करेगा वहां पर वो क्या कर रहा है, वो डिमांड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर बैंक आसानी से कम ब्याज दर पर ऋण को उपलब्ध कराएं तो इससे क्या होगा, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगा। और क्या तरीका हो सकता है, तरीका ये हो सकता है कि मानो गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि अब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में वृद्धि कर रहे हैं, सरकार सार्वजनिक व्यय में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। कैसे वृद्धि कर रहे हैं, हम मनरेगा के माध्यम से लोगों को पैसा दे रहे हैं, हम कुछ बेरोजगारी भत्ता देना प्रारंभ करें, हम कुछ और करना चाह रहे हैं, हम मार्केट में करेंसी के फ्लो को बढ़ा रहे हैं, मुद्रा के प्रवाह को बढ़ा रहे हैं। और जब ये होगा तो उपभोक्ता के पास, कंज्यूमर के पास एक्सेसिव पैसा आएगा, एक्स्ट्रा पैसा आएगा, और जैसे ही उसके पास अतिरिक्त राशि आएगी, जैसे समझना आपका बजट था 1000 रुपए का, ठीक है, सरकार ने कहा भाई कि हम 4000 रुपये आपको बेरोजगारी भत्ता और दे रहे हैं। अब आप खुश हो गए 4000 रुपये से, आप क्या करोगे, 4000 का रखोगे थोड़ी ना, इसको मार्केट में खर्चा करोगे, और जब मार्केट में खर्चा करोगे तो क्या करोगे आप डिमांड क्रिएट करोगे। डिमांड क्रिएट करोगे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्केट में अप्लाई होगा, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति यहां पर बढ़ेगी। बात समझ गए। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कैसे कैसे बढ़ सकती है, बहुत कारण हो सकते हैं। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, बैंकों के द्वारा सस्ते ऋण उपलब्ध कराना, सरकार के द्वारा सार्वजनिक व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में वृद्धि करना, ये सब डिमांड पुल इन्फ्लेशन के रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर एक बात को और समझने का प्रयास करना कि अगर जो बढ़ी हुई डिमांड है, अगर बढ़ी हुई डिमांड को सही मात्रा में सही समय पर हम सप्लाई न करें तो प्राइस बढ़ना तय है, और जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाए। सिंपल सा रीजन था, सिंपल सा पॉइंट था कि इन्फ्लेशन का एक सबसे बड़ा कारण है डिमांड का ज्यादा हो जाना, ठीक है। दूसरा कारण समझो भाई कि और क्यों मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। एक कारण होता है मुद्रास्फीति बढ़ने का, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब ये कॉस्ट क्या है, तो किसी वस्तु के निर्माण में, किसी वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया में, ठीक है, किसी भी गुड्स के, किसी भी सर्विस के, उसके पूरे प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लगते हैं, बहुत सारे प्रोसेस वहां पर इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर उस उत्पादन प्रक्रिया में, ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में कहीं पर भी
अगर लागत बढ़ रही है, अगर कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट कैसे बढ़ेगा, आप एग्जांपल समझने का प्रयास करना, ठीक है। कॉस्ट बढ़ने के सबसे सिंपल रीजन क्या है भाई, एक तो रीजन ये है कि मानो हम क्या देख रहे हैं, सामान्य तौर पर मानो अगर फ्यूल की कीमत, ईंधन की कीमत जो है, जो प्राइस है ईंधन का, वो बढ़ गया अचानक। फ्यूल पता है आपको कि हर इंडस्ट्री में बेसिक एनर्जी के तौर पर प्रयोग होता है, ठीक है, ऊर्जा के तौर पर, ऊर्जा का जो प्रमुख सोर्स होता है वो फ्यूल होता है हर इंडस्ट्री में, ठीक है। तो अगर फ्यूल की कीमत बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ रहा है चीजों को रन करने का, और जब कॉस्ट बढ़ेगा तो वस्तु की जो प्राइस है वो अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि भाई और कोई चारा ही नहीं है, ठीक है। फ्यूल का कीमत बढ़ेगा तो क्या होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का कीमत बढ़ेगा, ठीक है, परिवहन का कीमत बढ़ेगा। एक वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर ले आने का जो कीमत पहले 1000 रुपए था, अब वो 1500 रुपए हो जाएगा। तो जो बढ़ा हुआ 500 रुपए वो कहां पर जाएगा, तो वो वस्तु की प्राइस पर जाएगा, ठीक है, वस्तु के मूल्य पर जाएगा। और जब वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यहां पर कहलाता है। इसको हम लोग सिंपल तौर पर इस प्रकार से समझते हैं। बात समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दोनों बहुत सिंपल और बहुत अच्छी चीजें, ठीक है। बहुत एकदम सिंपल टॉपिक था कि इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, उसका रीजन बहुत क्लियर है। अब आगे समझने का प्रयास करो, ठीक है। एक इन्फ्लेशन आप लोगों का, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन या फिर संरचनात्मक मुद्रास्फीति। इसी इन्फ्लेशन को हम लोग कहते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन। देखो बॉटल क्या होता है, अगर आप देखोगे तो बॉटल का जो नेक होता है ना वो पतला होता है, ठीक है, और बॉटल अंदर से बड़ी होती है। सिंपल सी बात है, मतलब क्या कि मार्केट में बाकी सब कुछ ठीक है, अंदर एक अच्छा खासा जगह है, लेकिन जो नेक है ना, जहां से निकलने की जगह है, वहां पर समस्या आ चुकी है, वो बहुत चिपटा हो चुका है, जिसके कारण से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब कहोगे सर ये क्या थी, इसको हम लोग स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की, ठीक है, संरचनात्मक समस्या, स्ट्रक्चरल इशू है। जैसे कि बात को समझने का प्रयास करें, ठीक है। मानो कि किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भंडारण की सुविधा नहीं है, कोल्ड स्टोरेज का सुविधा नहीं है, ठीक है। प्याज का प्रोडक्शन, ठीक है, प्याज का प्रोडक्शन एक सीजन में बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन हमारे पास भंडारण की सुविधा नहीं थी, स्टोरेज की सुविधा नहीं थी। इसके कारण से क्या हुआ, प्याज खराब होना स्टार्ट हो गए, प्याज सड़ना स्टार्ट हो गए। और जब प्याज सड़ना स्टार्ट हो जाएंगे तो उन जो किसान थे उनको तो प्याज की कीमत मिली नहीं। अगली बार क्या होगा, प्याज की क्राइसिस उत्पन्न होगी, जिसके कारण से प्याज का जो दाम है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो भंडारण की सुविधा में कमी, ये कैसी समस्या है, किसी अर्थव्यवस्था की स्ट्रक्चरल इशू है, संरचनात्मक समस्या है, और इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं। केवल यही नहीं, मानो परिवहन की सुविधा में कमी है, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं है, रोड बहुत खराब है, तो किसी वस्तु को ले जाने ले आने का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है मार्केट में, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। और समझो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप मानो पहाड़ पर जा रहे हो, ठीक है, तो पहाड़ पर मैगी खाना बड़ा महंगा पड़ता है, वहां पर वही 10 रुपए वाली मैगी वहां पर 150 रुपए की आपको मिलेगी। क्यों, क्योंकि भाई वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है। उस मैगी को ग्राउंड से उस पहाड़ तक पहुंचाने में एक बहुत टफ टास्क जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल इशू है इन्फ्लेशन का, बात समझ रहे हो। और समझो भाई, और क्या कारण हो सकते हैं, जमाखोरी। मानो कुछ कुछ व्यापारी मिलकर के क्या किया, उन्होंने मार्केट से सभी प्याज को खरीद करके अपने पास स्टोर कर लिया, मार्केट में प्याज जाने दिया। प्याज का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ था मार्केट में, लेकिन मार्केट में पहुंचा नहीं। क्यों, क्योंकि कुछ जमाखोरों ने उस प्याज को अपने पास स्टोर करके होल्ड करके रख लिया है। अब मार्केट में क्या हो रही है, अब मार्केट में प्याज की डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। जब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो जमाखोरी भी इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा तरीका होता है। काला बाजारी, आप सबको याद होगा, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो जो एलपीजी होता, जो गैस, रसोई गैस होता था, उसकी कितनी भयंकर ब्लैक मार्केटिंग होती थी। मुझे याद है 1200-1500 रुपए का उस समय गैस हम लोग खरीदते थे। आप कहोगे सर आज भी तो वही दाम है, बट उसमें ब्लैक मार्केटिंग कितना भयंकर चल रहा था, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका काला बाजारी इन्फ्लेशन को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। व्यवसायी समूहीकरण, जैसे मानो किसी क्षेत्र में, ठीक, किसी क्षेत्र में 10 दुकानें हैं, ठीक है। उन 10 दुकानें आपने उन बिजनेसमैनों ने, दुकानदारों ने क्या किया, अपने में एक समझौता किया कि भाई एक काम करते हैं, 1 किलो, ठीक है, 1 किलो लड्डू का जो प्राइस है हम उसको रखेंगे 1000 रुपए। सारे दुकानदारों ने कहा कि हम 1000 रुपए रखेंगे, कोई भी 900 रुपए नहीं रखेगा। अब इससे क्या हुआ कि सारे इस व्यवसायियों ने मिलकर के एक कार्टेल बना लिया, एक समूह बना लिया, और उस समूह के माध्यम से
क्योंकि ये एकमात्र सप्लायर थे उस वस्तु के, तो इन्होंने क्या किया, उस वस्तु का दाम अचानक से बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये होता है व्यवसायी समूहीकरण। ये सब मार्केट की संरचनात्मक समस्याएं होती है। प्रशासन इन समस्याओं को दूर कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन इन समस्याओं को दूर कर सकता है। इसीलिए स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की समस्याओं को दूर करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि प्रशासन सख्त हो, प्रशासन एक अच्छा रवैया अपनाए, तो इस प्रकार के इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो समझो, अभी हमने कारण के आधार पर इन्फ्लेशन के 3 टाइप अभी देखे, क्या, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चर या फिर बॉटलनेक इन्फ्लेशन। कई बार पूछता है कि निम्नलिखित में से किस इन्फ्लेशन, किस प्रकार के इन्फ्लेशन को हम लोग बॉटल नेक इन्फ्लेशन कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, संरचनात्मक मुद्रास्फीति को ये कहा जाता है। यहां पर एक बात को आप लोग और ध्यान दीजिएगा, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आप सब मेरे भाई इंग्लिश के टर्म पर फोकस करना। एग्जाम में हो सकता हो कि आपसे डिमांड पुल ऐसे लिख करके पूछे कि डिमांड पुल मुद्रास्फीति क्या है, और आप क्या हो, आप याद करके गए हो मांग प्रेरित। मांग प्रेरित मिल ही नहीं रहा है कहीं पर आपको, आप कंफ्यूज हो गए सर मांग प्रेरित क्या होता है, ना तो डिमांड पुल दिया गया है। तो इसीलिए कह रहा हूं इंग्लिश के की टर्म को ही पढ़ करके जाना। इंग्लिश का की टर्म आपको आपके पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो वहां से आप प्रश्नों को सही प्रकार से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा भाई, कारण के आधार पर एक बहुत बेसिक इन्फ्लेशन हम लोग और देखते हैं, जैसे कि उसको हम लोग कहते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन, निर्मित मुद्रास्फीति। मतलब इस मुद्रास्फीति को क्रिएट किया गया है। कैसे क्रिएट किया, सरकार लोगों को अतिरिक्त पैसे दे रही है। कैसे पैसे देगी, तो वेतन मूल्य चक्र, ठीक है, जो प्राइस है, अभी एक मानो 8वां वेतन आयोग आने वाला है। ठीक है, जैसे ही 8वां वेतन आयोग आएगा तो क्या होगा भाई, सभी सरकारी कर्मचारियों को जो सैलरी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जब सैलरी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, उनके पास एक्सेसिव मनी आ जाएगी, उनके पास अतिरिक्त राशि आ जाएगी, और जब उनके पास अतिरिक्त राशि आएगी तो क्या होगी, वो अतिरिक्त डिमांड को क्रिएट करेंगे, और अगर वो डिमांड की सप्लाई सही समय पर नहीं हुई तो मार्केट में क्या होगा, इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। इस इन्फ्लेशन को हम लोग कहते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन, निर्मित मुद्रास्फीति। समझ गए, अच्छा और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, यहां पर कुछ बातों को समझने पर और फोकस करो। ठीक है, देखो भारत चूंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, भारत का एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो यहां पर लोग निरंतर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान को खरीदते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं, सेवाओं को खरीदते रहते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, मैं ये बात को समझा रहा हूं। हम बात कर रहे हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। भारत जैसे विकासशील कंट्री में डिमांड पुल इन्फ्लेशन का होना बहुत सिंपल लॉजिक है, एकदम होगा भाई। क्यों, क्योंकि हर व्यक्ति, अच्छा समझो ना, हर व्यक्ति रोजगार प्राप्त करेगा तो अपने रिक्वायरमेंट के लिए सामान की डिमांड करेगा मार्केट के अंतर्गत। ठीक है, और हर व्यक्ति के पास ग्रोथ करने का एक ऑप्शन है। ठीक है, तो जब वो ग्रोथ करने का ऑप्शन होगा तब तक क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन बहुत अच्छी चीज होती है, ये कोई समस्या क्रिएट नहीं करती है तब तक जब तक नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ती है। ठीक है, ध्यान देना, यहां पर एक बहुत अच्छी बात और समझने वाली है कि अगर सरकार इस बात का प्रयास करे कि हम बेरोजगारी को, हम अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को हम यहाँ पर रोजगार दे रहे हैं, और जब हर व्यक्ति को रोजगार देंगे तो क्या होगा, हर व्यक्ति के पास पैसा आएगा, हर व्यक्ति के पास पैसा आएगा तो क्या करेगा, वो डिमांड क्रिएट करेगा, तो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति यहाँ पर बढ़ेगी। बात समझ रहे हो, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है ना, इस बात को हम लोग को समझना है कि किस प्रकार से इन्फ्लेशन, किस प्रकार से मुद्रास्फीति, किस प्रकार से बेरोजगारी आपस में चीजें लिंक्ड होती है। ठीक है, अब यहाँ पर चलो एक क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, आपने क्या देखा अभी तक, आपने देखा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के जो टाइप्स हैं वो कारण के आधार पर किस प्रकार से होते हैं, इस बात को हमने समझने का प्रयास किया। ठीक है, एक क्वेश्चन को यहाँ पर फोकस करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमिक संदर्भ में जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, या ध्यान दीजिएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है। मतलब क्या, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति निम्नलिखित में किन कारणों से होगी। देखो मैंने आपको कारण बताए थे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के। ठीक है, पढ़ने पर फोकस करो, मैं आपको हर ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा, बट फाइनल आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोगों का टास्क है। आज का पहला आप लोगों का होमवर्क क्या है, मैं इस क्वेश्चन के सभी विकल्प को आपको एक्सप्लेन करने वाला, ध्यान समझिएगा। पहला क्या कह रहा है कि भाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कारण क्या हो सकता है। पहला विकल्प यहां पर दिया गया है विस्तारित नीतियां, एक्सपेंसरी पॉलिसी। अब कहोगे सर ये क्या होता है, विस्तारित नीतियां क्या होती है। देखो
हम लोग इस टॉपिक को फिजिकल पॉलिसी का जो चैप्टर होगा, जब राजकोषीय नीति हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे लेक्चर नंबर 5 लेक्चर नंबर 6 के अंतर्गत, तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि विस्तारित नीतियां, एक्सपेंशनरी पॉलिसी या फिर कॉन्ट्रैक्ट मतलब संकुचनकारी नीति, दो प्रकार की नीति होती है। विस्तारित, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, विस्तारित और संकुचनकारी। संकुचनकारी का अंग्रेजी क्या होता है, क्या कहते हैं यार सो, मतलब देखना एक बार आप लोग, मतलब संकुचित होती है यहाँ पर जो पॉलिसी होती है, ठीक है। दो प्रकार की पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब नाम से ही बहुत स्पष्ट है कि सरकार इसमें चीजों को एक्सपेंड करने पर फोकस कर रही है। सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, मार्केट में पैसे को डाल रही है, ठीक है, मार्केट में मनी का जो फ्लो है उसको बढ़ा रही है, ठीक है। लेकिन संकुचनकारी नीति में क्या होता है, यहां पर सरकार मार्केट से पैसे को सोखने पर फोकस करती है, पैसे को बाहर निकालने पर फोकस करती है, ठीक है। तो अच्छा समझना, अगर सरकार विस्तारित नीतियों को पालन करे, अगर सरकार एक्सपेंशनरी पॉलिसी का पालन करे, तो क्या करेगी, मार्केट में मनी के फ्लो को बढ़ाएगी। मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा, हर व्यक्ति के पास एक्सेसिव पैसा आएगा, और जब व्यक्ति के पास एक्सेसिव पैसा आएगा तो वो डिमांड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का क्या एक कारण विस्तारित नीतियां होंगी, तो होंगी, ठीक है। बात समझ रहे हो, सिंपल सा बात था। अब देखो भाई, अगला कह रहा है राजकोषीय प्रोत्साहन, फिस्कल स्टिमुलस। ये क्या होता है, ये भी वही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। सरकार मार्केट में मनी के फ्लो को बढ़ा रही होती है, ग्रोथ को आगे बढ़ाने पर फोकस करती है, ठीक है। अगला कह रहा है इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड वेजेस, मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी। देखो, क्योंकि इसमें हमने क्या किया कि हमने इन्फ्लेशन समायोजित करके किसी व्यक्ति के वेज को, किसी व्यक्ति के सैलरी को बढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पर इन्फ्लेशन समायोजित है तो वो एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करेगा क्रिएट, ठीक है। जैसे समझो, अगर 1000 रुपए वो पहले कमा रहा था, 2 साल बाद उसकी सैलरी बढ़ा करके 1010 रुपए कर दिया गया, तो 10 रुपए जो किया गया, बढ़ाया गया है, वो इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए किया गया है कि भाई जो इन्फ्लेशन के कारण से प्राइस बढ़ा था, वो 10 रुपए से वो उस प्राइस को एडजस्ट कर पाएगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड वेजेस के माध्यम से डिमांड नहीं क्रिएट होती है नया, उससे नई डिमांड नहीं क्रिएट होती है, बल्कि उससे व्यक्ति की परचेसिंग पावर कांस्टेंट रहती है, क्रय शक्ति जो रहती है वो कांस्टेंट यहां पर रहती है, ठीक है। बात समझ रहे हो। अब देखो भाई, हाई परचेसिंग पावर, अब ये समझो कि अगर हाई परचेसिंग पावर किसी व्यक्ति की होगी तो क्या मार्केट में डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। अब ये आपको सोचना है, ठीक है। बढ़ती ब्याज दर, मैंने आपको समझाया था ना कि बैंक क्या करती है, कई बार अपने इंटरेस्ट रेट को कम ज्यादा करती है। अगर मानो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है तो क्या हुआ, लोन लेना महंगा हो चुका है। अब लोन लेना महंगा हो गया तो लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे, ठीक है, लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे। जब लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे तो वो खर्चा नहीं करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे तो मार्केट में डिमांड नहीं क्रिएट होगा। तो पांचों तो यहाँ पर नहीं होगा भाई, पांचों को आप एलिमिनेट कर दो। पांचों को जैसे आप एलिमिनेट करोगे आंसर में, आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आ जाएगा कि ए वाला जो विकल्प है वो यहाँ पर सही है। 1, 2 और 4 जो है, इन 3 के कारण से किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति यहां पर बढ़ सकती है। समझ गए, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अगर मैं श्योर हूं तो ये क्वेश्चन ये आईएएस की परीक्षा में आप लोगों का ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इतने टफ तो ऑब्वियसली नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन प्रश्नों को लॉजिक के माध्यम से समझो तो इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा बन जाता है, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझना, देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कुछ बातें आप लोगों को समझाई। इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन जो होता है, ठीक है, वो कारण के आधार पर 4 प्रकार से हो सकता है, ठीक है। डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, स्ट्रक्चरल या फिर बॉटलनेक और बिल्ट इन इन्फ्लेशन, ठीक है। ये 4 चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली। अब पढ़ो कि रेट के आधार पर, ठीक है, दर के आधार पर जो इन्फ्लेशन के प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखो, रेट के आधार पर हम लोग इन्फ्लेशन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं फिर से, ठीक है। कौन से 4 पार्ट भाई, अगर इन्फ्लेशन की दर, अगर मुद्रास्फीति की दर 3% से कम है तो उसको हम लोग कहते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति या फिर क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है, ठीक है। अगर किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इन्फ्लेशन का रेट 3 से 10% के अराउंड है तो वैसे इन्फ्लेशन को हम लोग कहते हैं चलती हुई मुद्रास्फीति या फिर वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। देखो भाई, पहला क्या था, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, दूसरा क्या है आप लोगों का वॉकिंग इन्फ्लेशन, तीसरा क्या है, रनिंग इन्फ्लेशन। ध्यान देना, देखो क्रीपिंग इन्फ्लेशन कब था, जब 3% से कम इन्फ्लेशन की रेट थी, ठीक है। अच्छा भाई,
वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या है? तो वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि जब आपके यहां पर किसी अर्थव्यवस्था में 3 से 10% का इंटरेस्ट रेट होगा तो उसको हम लोग कहते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। ठीक है। रनिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि 10 से 30% के मध्य अगर इन्फ्लेशन का रेट है तो उसको रनिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, और अगला क्या है? गैलोपिंग या फिर हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, चरम मुद्रास्फीति। तो अगर किसी अर्थव्यवस्था में 30% से अधिक इन्फ्लेशन का रेट चला जाए तो उसको हम लोग कहते हैं गैलोपिंग या फिर हाइपर इन्फ्लेशन हो चुका है। देखो ध्यान समझिएगा आप लोग, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या थी? मैंने आप लोगों से सबसे पहले क्या कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन का होना जरूरी है, लेकिन नियंत्रित तरीके से। तो अगर 3% से कम इन्फ्लेशन रेट है, इसका मतलब है कि यार इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड वे में है। किसी भी विकसित, ठीक है ध्यान समझिएगा, किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। विकसित अर्थव्यवस्था की बात मैं कर रहा हूं, डेवलप्ड इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर लोगों की बहुत डिमांड नहीं है, सबके पास सब कुछ है। भाई हर व्यक्ति के पास टेस्ला कार है, हर व्यक्ति के पास आईफोन है, तो वो क्यों नया डिमांड क्रिएट करेगा? नहीं करने वाला करिए। ठीक है। इसका मतलब क्या कि विकसित अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का एक लिमिट रहता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। 3% से कम अगर ये है तो ये अच्छी बात है और ये एक अच्छा संकेत होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। इसका मतलब ये होता है कि उस इकोनॉमी में, उस अर्थव्यवस्था में डिमांड कायम है। देखो डिमांड का होना बहुत जरूरी है। अगर मांग खत्म हो जाएगी ना किसी अर्थव्यवस्था से तो अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। ठीक है। और उसी डिमांड के कारण से क्या होता है? कंजम्पशन हो रहा होता है, और कंजम्पशन के कारण से क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती। ठीक है, बात समझ गए? बहुत बेसिक बात थी कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होगा, तो 3% से कम है तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहलाता है। चलती मुद्रास्फीति क्या है? अब देखो पहला मैंने कहा था कि 3% से कम अगर इन्फ्लेशन है तो विकसित देश में होना चाहिए। विकसित देश में ये अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं। विकासशील अर्थव्यवस्था में डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अभी लोग विकसित हुए नहीं है, उनको होना है, तो उनकी डिमांड ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था में, डेवलपिंग इकोनॉमीज में क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन का रेट होता है वो 3 से 10% के मध्य में होना एक सामान्य बात है, कि नॉर्मल बात है, इतना होना चाहिए। ठीक है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, समझो ना, अगर किसी अर्थव्यवस्था में से डिमांड ही खत्म हो गया तो किस लिए इंडस्ट्रीज काम करेंगी, किस लिए उत्पादन होगा? जब उत्पादन नहीं होगा किसी वस्तु का तो जॉब कहां मिलेगा, रोजगार कहां मिलेगा? रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो सब बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन अब अगर इन्फ्लेशन का रेट 10 से ज्यादा हो चुका है, अब समस्या की बात है। अब यहां पर सेंट्रल बैंक को और गवर्नमेंट को, दोनों को सतर्क होने की आवश्यकता होती है कि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। अपना जितना भी आपके पास हथियार है वो हथियार निकालो और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पर फोकस करो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर 10 से 30% मतलब रनिंग इन्फ्लेशन की कंडीशन में कोई अर्थव्यवस्था है तो उसे नियंत्रित करना अनिवार्य होता है। और यहीं पर आरबीआई अपनी पॉलिसी लेकर के आती है, यहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी लेकर के आती है और चीजों को कंट्रोल करने पर फोकस करती है। इसके बाद सबसे लास्ट इन्फ्लेशन क्या? 30% से भी अधिक हो गया, मतलब अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अब कुछ नहीं, अब बर्बाद कर देगा ये सब कुछ। ठीक है, जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाए तो उसको हम चरम मुद्रास्फीति कहते हैं, गैलोपिंग इन्फ्लेशन या फिर हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, यह सबसे बुरा संकेत होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, बात समझ रहे हो? अब ध्यान देना आप लोग यहाँ पर। ठीक है, कुछ विशेष बातों को और समझिएगा। इन्फ्लेशन के संदर्भ में मैं कुछ की टर्म्स आपको समझाऊंगा, वो की टर्म्स बहुत ध्यान से देखना। एग्जाम में कई बार उस की टर्म से आपके प्रश्न पूछता है। ठीक है, उस की टर्म से क्या होता है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो, एक टर्म है डिफ्लेशन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले मुद्रा संकुचन, अपस्फीति, ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक टर्म याद करो, डिफ्लेशन। ठीक है, अब कहोगे सर डिफ्लेशन क्या है? हम इन्फ्लेशन पढ़ रहे थे, समझ में आ रहा था। तो इन्फ्लेशन में क्या हो रहा था? इन्फ्लेशन में होता कि वस्तु का जो प्राइस है वो बढ़ रहा था, ठीक है, एक निश्चित अवधि में, तो हम कह रहे थे कि मुद्रास्फीति है। डिफ्लेशन का मतलब ये होता है कि वस्तु का जो प्राइस है, ठीक है, वस्तु का जो प्राइस है वो कम हो रहा है। ठीक है, वस्तु का प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जब वस्तु का प्राइस कम होगा तो उसको डिफ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति के विपरीत, इन्फ्लेशन के अपोजिट जो डिफ्लेशन आपका है, जिसको हम लोग हिंदी में मुद्रा संकुचन या अपस्फीति कहते हैं, एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन होती है जहां पर वस्तु, गुड्स और सर्विस का जो प्राइस है वो लगातार घट रहा होता है। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि
अब वस्तुओं, बाजार में उपलब्ध कुल वस्तुएं और सेवाएं लोगों की क्रय शक्ति या मांग से अधिक हो चुकी है। समझिएगा, मानो मानो किसी मार्केट में, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, आपकी आपकी आम आम जीवन का एग्जांपल ले रहा हूं। मानो आपकी मार्केट में प्याज की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए। कई बार ऐसा होता है, आप देखते हो कि भाई प्याज की सप्लाई इतनी हो गई है कि 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो प्याज मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, किसान उस प्याज को अपने खेत से निकाल करके मार्केट ले जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि खेत से निकाल के मार्केट ले जाने में जितना खर्चा है उससे ज्यादा खर्चा उसका मतलब उससे कम कीमत उसको उस मार्केट में मिलने वाली है। मतलब समझो कि अगर 1 किलो प्याज को, ठीक है, किसान निकाल करके मार्केट में ले जा रहा है तो उसका 4 रुपए खर्चा हो रहा है, लेकिन मार्केट में उस प्याज के बदले उसको केवल 2 रुपए मिल रहा है, तो क्या करेगा वो व्यक्ति, किसान उसको वहीं पर फेंक देता है। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु का प्राइस कम होना स्टार्ट हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं डिफ्लेशन। ये क्यों हो सकता है? तो जस्ट इन्फ्लेशन के अपोजिट, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी इकोनॉमिक सिस्टम में से जो करेंसी है, जो मनी फ्लो है, अगर उसमें कमी आ जाए, ठीक है, मार्केट से मनी गायब हो जाए, तो क्या होगा? तो आपका डिफ्लेशन स्टार्ट हो जाएगा। और क्यों डिफ्लेशन होगा? मानो भाई बेरोजगारी दर बहुत तेजी से बढ़ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेजी से बढ़ जाए, ठीक है, मैक्सिमम लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, उनके पास रोजगार नहीं होगा। उनके पास रोजगार नहीं होगा तो क्या होगा? उनके पास पैसे नहीं होंगे। जब उनके पास पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा? उनकी डिमांड करने की क्षमता जो है वस्तु की, वो खत्म हो जाएगी। और जब डिमांड खत्म हो जाएगा लेकिन मार्केट में सप्लाई उतनी ज्यादा थी, तो प्राइस क्या होगा? किसी वस्तु का कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कहलाता है डिफ्लेशन। और क्यों हो सकता है डिफ्लेशन? डिफ्लेशन का एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि भाई अर्थव्यवस्था जो है वो अपनी ऑप्टिमम, मतलब मैक्सिमम संभावना तक पहुंच चुकी है, अब उससे अधिक ग्रोथ करने की संभावना नहीं है। तो सर ऐसा कैसे? मानो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, किसी विकसित अर्थव्यवस्था का एग्जांपल आप लोग यहाँ, ठीक है, किसी विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, ठीक है, वहां पर कोई नया डिमांड नहीं है, सबके पास घर है, सबने अपना घर बनवा के ऑलरेडी रखा हुआ है, भाई घर किसी को बनवाना नहीं है, अब सबके पास एक एक कार है, कार किसी को चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो वो इकोनॉमी अपनी उच्चतम संभावना तक पहुंच चुकी है। अब इसके कारण से वहां पर क्या है? डिमांड खत्म हो चुकी है, और जब डिमांड खत्म हो जाती है तो क्या होता है कि आपका डिफ्लेशन हो जाता है, वस्तु का जो प्राइस है उसमें कमी होना यहां पर स्टार्ट हो जाती है। और क्या कारण हो सकता है भाई? कारण और यहां पर सोचने का प्रयास करो। मानो कोई जनसंख्या है, ठीक है, कोई आप एक ऐसी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हो जहां की मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है? वृद्ध है, ओल्ड एज पॉपुलेशन है। अब आपको ये बात बहुत क्लियरली पता है कि यंग एज के कंपैरिजन में ओल्ड एज की जो परचेसिंग पावर होती है, ओल्ड एज की जो डिमांड करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। ठीक है, तो अगर किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वहां का पॉपुलेशन मैक्सिमम ओल्ड एज में जा चुका है, जैसे कि मानो जापान का एग्जांपल लेते हो या फिर अन्य कंट्रीज का एग्जांपल लेते हो, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर कंजम्पशन की जो नेचर है, जो कंजम्पशन की जो प्रवृत्ति है, वो अपने आप डिक्लाइन कर जाती है, जिसके कारण से वहां पर डिफ्लेशन आ जाता है। ठीक है, और ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक कंडीशन होती है, ध्यान रखिएगा। ये कैसे सही होगा? अब इसको सही करने का सिर्फ 2-3 तरीका होता है। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि भाई गवर्नमेंट क्या करे, ठीक है, जो मार्केट में रिसेशन था, जो बेरोजगारी चल रही थी, उसको खत्म करे और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कराए। ठीक है, एक तो बहुत सिंपल तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है भाई? कि मार्केट में बहुत बड़ी मात्रा में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना स्टार्ट करे, सरकार पैसा खर्चा करना स्टार्ट करे, जिससे क्या होगा? लोगों के पास एक्सेसिव पैसा आएगा, लोगों के पास अतिरिक्त धनराशि आएगी, जिससे वो डिमांड को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी बात है, इस बात को समझने पर फोकस करना। अच्छा भाई, और टर्म एक समझो। अगला टर्म यहाँ पर दिया गया डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, अभी आपने क्या देखा था? आपने देखा था डिफ्लेशन, अब देख रहे हो डिसइन्फ्लेशन। मैं क्यों कह रहा हूं कि हिंदी में मत याद करो, हिंदी में कंफ्यूज हो जाओगे मेरे भाई कि अपस्फीति आप पढ़ रहे थे कि अविस्फीति पढ़ रहे थे, इसलिए कह रहा हूं कि डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट था। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? अब इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन में बहुत सिंपल सी बात है क्या कि यार यहां पर ना वस्तु का जो प्राइस है वो तो बढ़ रहा है, मतलब मुद्रास्फीति है, समझिएगा। डिसइन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का एक प्रकार है, एक स्पेसिफिक कंडीशन है। जब वस्तु की प्राइस तो बढ़ रही है, और वस्तु की प्राइस बढ़ना क्या होता है? इन्फ्लेशन कहलाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन उस वस्तु की प्राइस बढ़ने का जो दर है, जो रेट है, वो रेट कम हो चुका है।
बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ध्यान से फिर समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है? कि अगर किसी इकोनॉमी में, किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अगर वस्तु और सेवाओं के दाम तो बढ़ रहे हो, लेकिन जो बढ़ने की जो दर थी, जो ग्रोथ रेट थी, वो ग्रोथ रेट डिक्लाइन कर जा रही है, उसमें गिरावट आ जा रही है, तो क्या होगा? तो डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। बात समझ में आई? फिर समझने का प्रयास करो क्या कि डिसइन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का ही एक प्रकार है। हमने अभी दो टर्म देखा, हमने एक टर्म देखा डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट होता है, यहां पर प्राइस की कीमत घट रही होती है। लेकिन हमने जो दूसरा टर्म देखा जिसको हम कह रहे हैं डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का एक पार्ट है, एक स्पेसिफिक कंडीशन है जहां पर वस्तु की कीमत तो बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने की जो दर थी, जो ग्रोथ रेट था, वो ग्रोथ रेट यहां पर कम हो चुका है। जैसे कि एक वर्ष में महंगाई की जो दर थी वो 6% थी, अब वो घट करके 4% आ चुकी है। महंगाई अभी भी, मुद्रास्फीति अभी भी है, लेकिन उसकी रेट यहां पर क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। ये क्यों होता है? डिसइन्फ्लेशन का कारण क्या है? डिसइन्फ्लेशन का कारण मेरे भाई ये होता है कि गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं वो इस प्रकार से बनाई जाती हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। मैंने आपसे कहा ना कि सरकार हमेशा इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन किस हद तक? तो भाई मानो इन्फ्लेशन 6% था, हमने कंट्रोल करके 4% कर दिया, बहुत अच्छी बात है। इन्फ्लेशन अभी भी है, बट उसकी ग्रोथ रेट में यहां पर कमी आ चुकी है। बात समझ गए? क्लियर है? अच्छा भाई, और देखो एक टर्म समझो यहां पर, रिफ्लेशन, या फिर इसको हम कहते हैं संस्फीति। वो संस्फीति सर क्या होती है, समझने का प्रयास करो, ठीक है? देखो, जैसे मानो किसी वस्तु का जब डिमांड कम होता है, ठीक है, किसी वस्तु की जब मांग कम होती है, तो उसके कारण से क्या होगा? उस वस्तु का प्राइस कम होगा। सिंपल सी बात है, इसको हमने कहा था डिफ्लेशन, ठीक है, कि भाई मांग कम हुई तो प्राइस कम हो गया। लेकिन इस कंडीशन में गवर्नमेंट या फिर जो आरबीआई है वो कुछ एक्शन लेगी ना, तो वो एक्शन क्या लेगी? वो डिमांड को बढ़ाने का प्रयास करेगी। डिमांड कैसे बढ़ाएगी? तो भाई वो बहुत सारे अपने पॉलिसी लेकर के आएगी, वो इंटरेस्ट रेट को कम करेगी, वो मार्केट में पैसे डालेगी, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगी, मार्केट में एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाएगी, जिसके कारण से मार्केट में पैसा जाएगा। इससे क्या होगा? इससे डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगी। तो ये प्रोसेस कहलाता है रिफ्लेशन। नाम से स्पष्ट है, री हो रहा है, इन्फ्लेशन दोबारा से बढ़ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो रिफ्लेशन एक ऐसी इकोनॉमिक प्रोसेस होता है जिसमें जो डिमांड जब कम हो रही होती है या फिर जब प्राइस कम हो रहा होता है, तो उस कंडीशन से मतलब उस कंडीशन के सॉल्यूशन के तौर पर, ठीक है, वहां पर क्या किया जाता है कि जो, ध्यान दीजिएगा, जो सेंट्रल बैंक होती है वो इंटरेस्ट रेट को कम करता है, जिससे बाजार में जो कैश है, जो करेंसी है, जो लिक्विडिटी है, उसकी फ्लो ज्यादा हो जाती है। ठीक है? सरकार क्या करती है? सरकार टैक्सों में बहुत सारा छूट देना स्टार्ट कर देती है। कहती है यार हम 15% टैक्स नहीं लेंगे, हम आपसे 5% टैक्स लेंगे, तो आपके पास 10% जो आपका इनकम था वो एक्स्ट्रा बच गया। अब वो क्या करोगे आप? वो आप खर्चा करोगे मार्केट में, और जैसे खर्चा करोगे तो डिमांड क्रिएट कर दिया आपने, ठीक है, फिर से मार्केट में प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट के प्रयासों के परिणाम स्वरूप किसी वस्तु की मांग में दोबारा वृद्धि होती है और उसके कारण से उस वस्तु का प्राइस बढ़ना स्टार्ट होता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेशन कहते हैं, संस्फीति कहा जाता है। समझ गए मेरी बात? संस्फीति क्या है? संस्फीति भी मुद्रास्फीति का एक प्रयास है, एक अवस्था होती है, लेकिन ये कब होती है? जब एक नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण प्रयास किए जा रहे होते हैं किसी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के उद्देश्य। ठीक है, कि भाई प्राइस घटना स्टार्ट हो गया था, तो हमने यहां पर क्या कर दिया? हमने यहां पर प्राइस बढ़ा दिया। ठीक है, ठीक है, बात समझ गए आप लोग? ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो जितने भी आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, वो सारे टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो समझने पर फोकस करना। एक अगला टर्म समझो क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन स्पाइरल, मुद्रास्फीति सर्पिल कहा जाता है। अभी आपने एक चीज देखा था, आपने देखा था बिल्ट इन इन्फ्लेशन, हमने पढ़ा था, याद है आप लोग? ये भूल गए? हमने एक टर्म पढ़ा था बिल्ट इन इन्फ्लेशन, निर्मित मुद्रास्फीति। ये क्या थी मेरे भाई? ये वो मुद्रास्फीति जब सरकार या किसी कारण से किसी व्यक्ति का वेतन बढ़ जाता है, तो उसके कारण से क्या होती है कि महंगाई या फिर जो मुद्रास्फीति होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, हमने समझा था ये मुद्रास्फीति का प्रकार था, हमने बिल्ट इन इन्फ्लेशन कह रहे थे। यहां पर समझो एक कह रहा है कि इन्फ्लेशन स्पाइरल। ठीक है, अब ये क्या होता है? मुद्रास्फीति सर्पिल क्या होती है? मैं बहुत सिंपल अर्थ में आपको समझाऊंगा। ठीक है, बहुत सिंपल अर्थों में समझाऊंगा।
समझने का प्रयास करा, ठीक है। जैसे कि ध्यान समझो भाई, मानो क्या हुआ, किसी व्यक्ति की सैलरी बढ़ी, ठीक है, किसी व्यक्ति की सैलरी बढ़ेगी तो क्या होगा, उसकी जो परचेजिंग पावर है, उसकी जो क्रय शक्ति क्षमता है वो बढ़ेगा। जैसे उस वस्तु की, उस व्यक्ति की क्रय शक्ति क्षमता बढ़ेगी, अब वो 10 कप चाय की जगह पर 15 कप चाय पी सकता है महीने में, ठीक है। तो क्या होगा भाई, उसने मार्केट में एक अलग लेवल का डिमांड क्रिएट कर दिया, और जैसे ही उसने डिमांड बढ़ाया मार्केट में, उससे क्या होगा, उससे उस वस्तु का प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी परचेजिंग पावर फिर से कम हो जाएगी। पहले 10 रुपए कप चाय मिल रहा था, अब यहां पर क्या हो चुका है, यहाँ पर 25 रुपए कप चाय मिलना स्टार्ट हो गया है। आपको सर, आप हर एग्जाम्पल में चाय कहाँ लेते आ रहे हो, अरे भैया चाय का जिक्र करते करते एक लोग प्रधानमंत्री बन गए हैं, आप लोग भी तो एसडीएम डीएसपी बन ही जाओगे ना, ठीक है। फोकस करो कॉन्सेप्ट पे समझने पर। भाई जैसे ही उस व्यक्ति की, ठीक है, जैसे ही उस व्यक्ति की इनकम बढ़ी, उसने मार्केट में नया डिमांड क्रिएट किया, नया डिमांड क्रिएट होने से क्या हुआ, उस वस्तु की दाम फिर से बढ़ गई, और जब वस्तु की दाम बढ़ गई तो क्या हुआ, उसका परचेसिंग पावर यहां पर कम हो गया। अब जैसे उसकी परचेसिंग पावर कम हो गई, अब वो व्यक्ति क्या कहेगा भाई, वो कहेगा अरे मेरे भैया मेरा सैलरी फिर से बढ़ा दो, फिर से इसलिए बढ़ा दो क्योंकि अब मैं 10 कप चाय नहीं पी पा रहा हूं। तो ठीक है, अब वो सैलरी को बढ़ाने की डिमांड करेगा, फिर सैलरी बढ़ेगा, फिर सेम प्रोसेस होगा, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, फिर डिमांड बढ़ेगा, फिर प्राइस बढ़ेगा, फिर परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया होती है जो स्पाइरल वे में आगे बढ़ रही होती है। इसी चक्री प्रक्रिया को हम लोग वेज प्राइस स्पाइरल या फिर इन्फ्लेशन स्पाइरल, मुद्रास्फीति सर्पिल के तौर पर जानते हैं। समझ गए। अब मानो आपसे एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से इन्फ्लेशन स्पाइरल से आप क्या समझते हो, और 4 विकल्प आपको दे देगा, तो अब टिक कर लोगे ना, समझ गए ना क्या होता है इन्फ्लेशन स्पाइरल, ठीक है। चलो भाई और समझाता हूं मैं आप लोगों को कुछ चीजें। इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन टैक्स का मतलब बहुत सिंपल सा है, मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार समझाया है, मैं एक बहुत सिंपल तो मैं समझा दे रहा हूँ, कुछ नहीं। पहली बात, नाम में भले टैक्स है, ये कोई टैक्स नहीं होता है, ठीक है। ये कोई टैक्स नहीं होता, कि ऐसा नहीं कि सरकार इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए टैक्स वसूलना स्टार्ट, नहीं भाई, सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। लेकिन इन्फ्लेशन के कारण से आपके सैलरी का एक अमाउंट इन्फ्लेशन को मैनेज करने में खर्चा हो जा रहा है, तो एक तरीके से आपने एक टैक्स पे कर दिया, ठीक है, एक अनौपचारिक टैक्स पे कर दिया, जिसका कारण क्या था, मुद्रास्फीति, तो उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, बहुत सिंपल, तो मैं समझिएगा, ठीक है। भाई आपके पास 100 रुपए था, ठीक है, फिर से चाय के एग्जांपल आते हैं। 100 रुपए था, आप 10 कप चाय पी रहे थे, 2 साल बाद क्या हुआ, 100 रुपए आपके पास अभी भी है, लेकिन आप केवल 4 कप चाय पी पा रहे हो। क्या हुआ, आपकी परचेसिंग पावर कम हो गई, और जो कम हुई परचेसिंग पावर है वो क्यों है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन टैक्स के कारण से, मुद्रास्फीति कर के कारण से क्या हो गया, कि व्यक्ति की परचेसिंग पावर यहां पर कम हो चुकी है, उसका, उसके सैलरी का एक अमाउंट तो भाई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में चला जा रहा है। बात समझ गए, ठीक है। अच्छा भाई और देखो, एक होता है स्टैगफ्लेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्रश्न पूछता है। स्टैगफ्लेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करो, क्या? एक स्टैग्नेंट और दूसरा इन्फ्लेशन। स्टैग्नेंट मतलब क्या होता है, रुका हुआ, स्थिर, थमा हुआ, और इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति मतलब क्या। मैंने आपको एक बहुत सिंपल बात समझाई थी कि देखो इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब ये है मेरे भाई, कि जब इन्फ्लेशन होगा तो मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, और डिमांड क्रिएट होने से क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, और इन सब के कारण से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा होगा, ठीक है, वृद्धि भी हो रही होगी। इन्फ्लेशन जरूरी होता है, मैंने समझाया था आप लोगों को, भाई इन्फ्लेशन का होना आवश्यक है, नियंत्रित होना आवश्यक है, ठीक है। स्टैगफ्लेशन की कंडीशन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ता है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही होती है, स्टैग्नेंट हो जाती है चीजें। हमने एक बात और समझा था कि इन्फ्लेशन क्यों होता है, जैसे मानो हम क्या करें, हम सबको एम्प्लॉयमेंट देना स्टार्ट कर दें, हम सबको रोजगार देना स्टार्ट कर दें। जब हम सबको रोजगार देना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, सबके पास पैसा आने लगेगा, ठीक है। सबके पास पैसा आने लगेगा तो क्या होगा, वो डिमांड करना स्टार्ट कर देगा, और वो डिमांड करना स्टार्ट करेगा तो प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होगा। मतलब एम्प्लॉयमेंट और आपका इन्फ्लेशन आपस में कनेक्टेड हो जा रहा है। लेकिन स्टैगफ्लेशन का मतलब यहां पर ये होता है, देखो एक ये विरोधाभासी कंडीशन है नॉर्मल कंडीशन के विपरीत, ठीक है, जहां पर डिमांड नहीं बढ़ती है, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ दर्ज नहीं होती है, ठीक है, अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जा रही होती है, लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ रहा होता है, इन्फ्लेशन निरंतर बढ़ रहा होता है।
डिमांड नहीं बढ़ रही है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन बिना आर्थिक समृद्धि के, मतलब स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन कहा जाता है, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। और स्टैगफ्लेशन के पीछे कारण क्या होता है, हमने क्या समझा कि इन्फ्लेशन के 3 से 4 कारण हो सकते हैं, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता तो स्टैग्नेंट तो नहीं होता, डिमांड बढ़ रही होती वहां पर। इसका मतलब है कि ये कारण नहीं है। कारण क्या हो सकता है, हो सकता हो कि कॉस्ट बढ़ने के कारण से, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कारण से इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, जिसके कारण से मार्केट में डिमांड भले नहीं बढ़ रही है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन से क्या होगा, डिमांड नहीं बढ़ रही है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, वस्तु की प्राइस बढ़ रही है। तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके पीछे सबसे प्रमुख कारण होता है या तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो या फिर स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन हो, जिसके कारण से मुद्रास्फीति बढ़ रही होगी लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप नहीं देखी जाएगी, वहां पर वो दिखेगा नहीं आपको, ना तो वहां पर डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। बात समझ गए? इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि स्टैगफ्लेशन की कंडीशन में, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है। सामान्य तौर पर क्या होता है, सामान्य तौर पर ये होता है मेरे भाई कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करें तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सामान्य अवस्था, ये सामान्य आपने एक क्राइटेरिया पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर स्टैगफ्लेशन की कंडीशन है तो वहां पर भले इन्फ्लेशन बढ़ रहा होगा लेकिन वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर ज्यादा होगी। ये बात आप लोगों को समझनी है। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है ये बात आप लोग समझ गए। स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन होती है, रुकी हुई, ठीक है, अर्थव्यवस्था होती है लेकिन मुद्रास्फीति वहां पर बढ़ रहा हो। ठीक है, अब समझो भाई, यहां पर हम लोग एक प्रमुख इकोनॉमिक कर्व को देखेंगे। जैसे हमने पिछली क्लास में हमने डिमांड वाला एक कर्व देखा था, ठीक है, जहां पर डिमांड और सप्लाई को मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार से डिमांड और सप्लाई बढ़ रही होती है मार्केट में। ठीक है, अब समझो एक कर्व समझो आज की क्लास में, तो हम कहते हैं फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या होता है, प्रश्न एग्जाम में सीधे ही पूछेगा आपसे, प्रश्न पूछा है प्रीवियस ईयर में कई बार। प्रश्न क्या पूछेगा, फिलिप्स कर्व निम्नलिखित में से किन दो वेरिएबल के मध्य में संबंध को दर्शाता है। क्या दिखाएगा भाई, पहले तो याद कर लो, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। अभी तक मैं क्यों अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन आपको पढ़ा रहा था, मैंने क्या समझाया था आपको। देखो, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में मेरे भाई ये होता है कि अगर बेरोजगारी कम है, बेरोजगारी कम है मतलब क्या, हर व्यक्ति के पास रोजगार है। हर व्यक्ति के पास रोजगार होने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति के पास पैसे हैं। हर व्यक्ति के पास पैसे होने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति मार्केट में डिमांड को क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। नॉर्मल कंडीशन है, गुड गुड गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में संबंध देखो। अगर किसी अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, मतलब लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार ना होने का मतलब यह कि उनके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो उनके पास डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो क्या होगा, मुद्रास्फीति अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगे यहां पर बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में आपको एक इनवर्स रिलेशन देखने को मिल रहा हो। क्या सा रिलेशन होता है, तो एक परंपरागत उल्टा संबंध यहां पर होता है। जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती है, लोगों की आय घटती है, जिससे मांग कम होगी और इन्फ्लेशन घट जाएगी। ठीक है, तो बेरोजगारी इन्फ्लेशन का संबंध समझने का प्रयास करो। इस संबंध को सबसे पहले अल्बान फिलिप्स महोदय ने समझा था। उन्होंने क्या किया, ध्यान समझिएगा आप लोग। फिलिप्स महोदय बड़े स्मार्ट साहब थे, ठीक है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, लाओ इसको कर्व पर ड्रॉ कर देते, ठीक है भाई, इस एग्जाम टाइम में बच्चों को परेशान करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्स एक्स पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ड्रॉ किया और वाई एक्सेस पे यहाँ पर उन्होंने इन्फ्लेशन रेट को ड्रॉ किया। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये बेरोजगारी दर है, ये मुद्रास्फीति दर है। उन्होंने अब संबंध निकालना स्टार्ट किया। संबंध क्या निकाला उन्होंने, ये कहा यार अगर 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 यहाँ पर इस कंडीशन पर क्या है, इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर मुद्रास्फीति ज्यादा है और बेरोजगारी कम है। मान रहे हो आप लोग बात, ठीक है। संबंध क्या होता है, अगर अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, अगर बेरोजगारी कम होगी तो मुद्रास्फीति ज्यादा होगी, यही नॉर्मल कंडीशन होता है। ठीक है, मतलब एक पॉइंट ये वाला कर्व पर आपका आएगा। अच्छा भाई, दूसरा पॉइंट क्या आएगा, दूसरा पॉइंट ये होगा कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, अगर बेरोजगारी ज्यादा है, ठीक है, अगर बेरोजगारी ज्यादा है तो उस समय आपका मुद्रास्फीति कम होगा। ठीक है, तो ध्यान देना,
फिलिप्स आप कहते हैं कि यहाँ पर जो संबंध होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का होता है। इसी को हम लोग कहते हैं फिलिप्स कर्व। क्या कहते हैं हम लोग? फिलिप्स कर्व कहते हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं। अगर इन्फ्लेशन अधिक है तो बेरोजगारी कम होगी, अगर बेरोजगारी अधिक है तो इन्फ्लेशन कम होगा। फिलिप्स साहब ने अपने फिलिप्स कर्व के माध्यम से इसी बात को एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब क्या है? वो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मध्य में संबंध को दर्शाते हैं। और किस प्रकार का संबंध? कि भाई उल्टा एक यहां पर कर्व बन रहा है, इस कर्व को आप लोगों को ध्यान में रखना है। समझ गए? इतना इजी तो होता तो फिर बातें क्या होती। समझना तो यहां पर अब है। समझना ये है, ये तो नॉर्मल कंडीशन मैंने पढ़ा दिया। इस नॉर्मल कंडीशन को पढ़ने से पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, याद है कि भूल गया? हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मेरे भाई स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या हो रहा था? स्टैगफ्लेशन में सब कुछ अपोजिट हो रहा था। अपोजिट क्यों हो रहा था? आपको समझाया था ना, यहाँ पर डिमांड, यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होगा कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा आपका यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन भी कम होगा। अगर यहाँ पर आपका अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो पर आपका इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगा। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्टैगफ्लेशन की कंडीशन। और स्टैगफ्लेशन की कंडीशन में जो कर्व बनता है वो इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो स्थिति है कि स्टैगफ्लेशन के समय फिलिप्स कर्व होता है, जो कि एक विरोधाभासी कंडीशन है। आपसे प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि फिलिप्स कर्व किस प्रकार से बनता है, या फिर फिलिप्स कर्व बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट और मुद्रास्फीति के मध्य में किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है। तो आप कहोगे इनवर्स रिलेशन को दर्शाता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में। लेकिन स्टैगफ्लेशन की कंडीशन में ये पूरा चेंज हो जाता है। और हमने समझा यहाँ पर कि अगर यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इन्फ्लेशन भी कम होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगा। ये होती है स्टैगफ्लेशन की कंडीशन। और ये सब हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पर ड्रॉ करके आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। समझ गए मेरे भाई? इजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग मैंने पढ़ा तो चीज़ें याद करना हमारे लिए ईजी है। अब देखो भाई, हमने सब कुछ पढ़ लिया अभी कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्यों होता है, इन्फ्लेशन के कितने प्रकार होते हैं। इन्फ्लेशन काउंट तो करना पड़ेगा ना, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना आपको। आप तो ऑब्वियसली नहीं करोगे तो कौन करे कैलकुलेट? सरकार की कुछ बॉडीज होती है जो कि इन्फ्लेशन को काउंट करती है, कैलकुलेट करती हैं। कैसे करती हैं आइए समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। एक जिसको हम लोग कहते हैं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। नाम से स्पष्ट है, होलसेल मतलब थोक मूल्य सूचकांक की बात कर रहा है। मतलब थोक मार्केट में, ध्यान समझिएगा, होलसेल के मार्केट में किसी वस्तु का दाम में कितना परिवर्तन हो रहा है, उस चीज को मेजर किया जाता है WPI के माध्यम से। एक बात और समझो भाई, WPI में हम लोग केवल वस्तु को ही मेजर कर सकते हैं, सर्विस तो मेजर कर नहीं सकते हैं थोक मार्केट में। अब ऐसा नहीं है कि थोक मार्केट में सर्विस मेजर की जा रही है, सर्विस तो इंडिविजुअल पॉइंट से दी जा रही है ना, ठीक है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के माध्यम से हम लोग किसी वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को थोक मार्केट के स्तर पर मेजर करते हैं। समझ गए मेरी बात? कौन करता है मेजर? ध्यान समझना भाई, आपका जो मॉस्पी मंत्रालय है, ठीक है, सॉरी मॉस्पी कह रहा हूं मैं, सॉरी DPIIT, जो आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है, ठीक है, उसका नाम है DPIIT। DPIIT क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। ये आपका जो DPIIT है, ठीक है, ये DPIIT ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक सलाहकार का जो कार्यालय है, इसके अंतर्गत इसके द्वारा WPI का कैलकुलेशन किया जाता है। बात समझ गए? होता कैलकुलेशन कब है? तो प्रत्येक महीने WPI का कैलकुलेशन आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि DPIIT के अंतर्गत है, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के अंतर्गत यहां पर आपका आता है। इतनी बातें समझ गए? मैंने क्या कहा कि WPI में वस्तुओं को मेजर करते हैं, ठीक है। तो हम करते क्या है, हम एक बास्केट लेते, देखो मेजर कैसे होता है चीजों को समझना। एक बास्केट हम तैयार करते हैं, हम ये मानते हैं कि एक व्यक्ति अपने 1 साल के जीवन में, 1 महीने के जीवन में, ठीक है, इन सारी वस्तुओं को कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है। हमने एक आइडिया से लगाया, हमने एक बास्केट तैयार किया। उस बास्केट में हमने क्या क्या डाला? हमने डाला यहाँ पर, आप ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पर डाला, ठीक है, 3 बास्केट के पार्ट बनाए, ठीक है। एक में हमने रखा कुछ प्राइमरी मद, जिसके अंतर्गत हमने खाद्य वस्तुओं को, गैर खाद्य वस्तुओं, कुछ मिनरल्स को, कुछ कच्चे पेट्रोलियम फ्यूल, इसको यहाँ पर शामिल किया। दूसरे में हमने रखा ईंधन और बिजली को, और तीसरे में हमने रखा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को, ठीक है। इस प्रकार के 3 सेक्शन बनाए। इस पूरे बास्केट की कीमत
हर महीने कैलकुलेट की जाती है। पूरे बास्केट की, एक वस्तु की कीमत नहीं, पूरे बास्केट की कीमत हम कैलकुलेट करते हैं और उसके आधार पर हम बताते हैं कि यार जो WPI है वो इस महीने इतना बढ़ गया या फिर इतना कम हो गया। एक वस्तु के आधार पर नहीं, पूरे बास्केट में लगभग 700 वस्तुएं हैं, 697 मदे, अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं 697 मदे हैं, जिसमें से प्राथमिक मदों का जो पोर्शन है वो लगभग 22.6% है, जो फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रपोर्शन है वो 13.15% है, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का जो परसेंटेज यहाँ पर है वो 64% है। कई बार ऐसे पूछता है कि WPI के बास्केट में सबसे अधिक वेटेज किसका है, तो किसका है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का। फिर क्या है, फिर आपका प्राथमिक मद यहाँ पर शामिल, इसमें खाद्य गैर खाद्य वस्तु यहाँ पर शामिल होती है, और थर्ड नंबर पर आपका फ्यूल और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आता है। ठीक है, बात समझ गए। अभी याद क्या करना था, याद ये करना है आप लोगों को WPI जारी कौन करता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत DPIIT के अंतर्गत आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इसके द्वारा जारी किया जाता है। सिंपल सी बात है, कोई समस्या नहीं, प्रत्येक महीने जारी होता है। ध्यान देना, इसका जो बेस ईयर है, देखो हर चीज का एक बेस ईयर होगा, एक आधार के संदर्भ में, एक रेफरेंस के तौर पर हम लोग उससे चीजों को कंपेयर करेंगे। तो बेस ईयर क्या होता है इसका, वो होता है 2011-12, पुराना हो चुका, 25 साल, बहुत लंबा समय हो चुका। तो सरकार क्या करेगी, इसको चेंज करने पर बातचीत करेगी। चेंज क्या करेगी, सरकार कह रही है कि उसने नीति आयोग के एक सदस्य के अध्यक्षता में, सदस्य का नाम है प्रोफेसर रमेश चंद, नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। हाल ही में प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का निर्माण किया गया। टास्क फोर्स का काम यह है कि वो WPI के कैलकुलेशन में सुधार बताए, प्लस इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा ना कि देखो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के 3-4 आपको इंडेक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, 3 प्रमुख इंडेक्स देखने को मिलेंगे। एक तो आपने WPI देखा, दूसरा आप देखोगे CPI, और तीसरा आप देखोगे PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, उत्पादक मूल्य सूचकांक। तो जो प्रोफेसर रमेश चंद के अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाया गया, उसका टारगेट ये है कि पहले तो आप WPI के कैलकुलेशन को सही करो। सही कैसे करोगे, तो बेस ईयर को 11-12 से चेंज करके 22-23 करने पर विचार करो, ठीक है, पहला काम ये है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अभी बेस ईयर 2011-12 है, इसको चेंज करके 22-23 करने पर हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो हम WPI की जगह पर PPI को लेकर के आने की सोच रहे हैं, ठीक है। ये हमारा देश का अभी एक काम चल रहा है कि हम PPI को अपना सकते हैं। अभी तक भारत में PPI कैलकुलेट नहीं किया जाता है, भारत में केवल WPI और CPI कैलकुलेट होता है। WPI क्या, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मार्केट में वस्तुओं की कीमत यहां पर देखी जा रही है। लेकिन CPI देखो समझना, होलसेल प्राइस इंडेक्स में सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो कंज्यूमर को प्रभावित करने वाले मूल्य की बात ही नहीं करता है। भाई कंज्यूमर थोक मार्केट से सामान थोड़ी खरीदता है, कंज्यूमर तो रिटेल में खरीदता है ना, कंज्यूमर तो खुदरा मार्केट में खरीदता है ना सामान को। तो अब यहां पर एक नया इंडेक्स आता है, वर्ष 2014 के बाद से एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर निकल करके आता है WPI की जगह पर, उसको हम लोग कहते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्योंकि WPI में समस्या थी, समस्या क्या थी भाई, समस्या ये थी कि वो थोक मार्केट की बात करता है, ना कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, ठीक है। तो CPI जब लेकर के आया था, तो CPI ये करती है, उर्जित पटेल कमेटी जो थी उसने ही सिफारिश किया था कि WPI की जगह पर अब CPI को हम प्रमुख इंडेक्स माने और उसके आधार पर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को आगे बढ़ाएं। CPI क्या करेगा, कंज्यूमर के पर्पज से जो वस्तु और सेवा, यहां पर एक बात समझना, और यहां पर वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी शामिल किया जा रहा है। WPI में केवल वस्तु शामिल थी, क्या कोई व्यक्ति केवल वस्तुओं का कंजम्पशन करता, नहीं, वो सर्विसेज भी लेता है बहुत सारी, तो सर्विस को भी तो शामिल करना पड़ेगा ना। अगर आप रियल इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको सर्विस को भी शामिल करना पड़ेगा। इसके लिए क्या किया गया कि वस्तुओं और सर्विस को खुदरा मार्केट में कैलकुलेट करने के लिए CPI का प्रयोग करना स्टार्ट किया गया, ठीक है। बात समझना, बात बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम कर रहे थे WPI को काम, फिर उर्जित पटेल साहब आते हैं, कहते हैं यार लाओ यार कमेटी बनाते, कमेटी बना करके ये बताती है कि WPI को हटाओ नहीं, उसको यूज करो लेकिन अलग पर्पज से, बट मॉनेटरी पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम WPI की जगह पर CPI का प्रयोग करेंगे। और कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब देखो CPI जो जारी होता था, CPI के 4 अलग अलग इंडेक्स जारी किए जाते थे, एक इंडेक्स नहीं 4 इंडेक्स जारी हो रहा है। अभी तक आप WPI देख रहे थे, अब CPI के 4 इंडेक्स यहां पर समझने का प्रयास करो। क्या इंडेक्स है भाई, एक है CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, औद्योगिक श्रमिक के लिए CPI, और समझो CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर, कृषि श्रमिक के लिए CPI, रूरल लेबर, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज।
इतने प्रकार के सीपीआई जारी करना स्टार्ट किया गया 2014 के बाद से। ठीक है, समस्या क्या है, अभी प्रेजेंट टाइम में केवल पहला वाला जारी होता है, बाकी 3 को जारी करना बंद कर दिया गया। मैं समझाऊंगा, सबको समझाऊंगा, ध्यान समझना। अब देखो भाई, एक बात और समझो। पहली बात, ये वर्कर, ये लेबर और ये लेबर, ये तीनों जो सीपीआई था, ये कौन जारी करता था? ये जारी करता था श्रम ब्यूरो। जो लेबर ब्यूरो है श्रम मंत्रालय के अंतर्गत, लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत, उसके द्वारा सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई फॉर रूरल लेबर, ये 3 सीपीआई जारी किए जाते थे। तो सर चौथा कौन जारी करता था? चौथा जारी करता था आप लोगों का सीएसओ, जो कि मॉस्पी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, मॉस्पी क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री है, इसके अंतर्गत सेंटर स्टैटिक्स ऑफिस सीएसओ था, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय था, वो जारी करता था। हालांकि आपको पता होगा कि 2019 में क्या किया गया है कि सीएसओ और एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑफिस जो भी था वो और सीएसओ, इन दोनों को मर्ज करके हमने एनएसओ की स्थापना किया है। तो अब अगर आप कहीं पर भी सीएसओ देख रहे हो ना, तो समझ जाना कि वो सीएसओ नहीं है, वो है एनएसओ। 2019 से सीएसओ की जगह पर एनएसओ आ चुका है। बात समझ रहे हो? क्लियर? अब समझो, फिर से कॉन्सेप्ट समझे। जब सीएसओ जारी हुआ तो सीएसओ 4 प्रकार से जारी होता था, 4 उसके अलग अलग इंडेक्स आते थे। इंडस्ट्रियल वर्कर आज भी जारी होता है, बाकी 3 को अभी लगभग बंद कर दिया गया है। ठीक है, उसका मेन फंक्शन बंद कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल वर्कर और बाकी जो 2 वर्कर और थे, मतलब लेबर वाले जो थे, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर, इनको लेबर ब्यूरो जारी करता था। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो? देखो, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर का जो बेस ईयर है, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो बेस ईयर है वो 2016 है। ठीक है, बड़ा यूनिक है, तो इसलिए याद करना जरूरी है, प्रश्न एग्जाम में फंसता है यहां से। ठीक है, अच्छा भाई, अब क्या किया गया कि इन तीनों की जगह पर, जिन तीनों को हटाया गया, उन तीनों की जगह पर नए सीपीआई जारी करना स्टार्ट किया गया। कौन सीपीआई? तो सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल और सीपीआई कंबाइंड। सीपीआई शहरी, ग्रामीण और संयुक्त, ये 3 प्रकार के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यहां पर जारी करना स्टार्ट किया गया। अब कहोगे सर इनको कौन जारी करता है? मेरे भाई, इन तीनों को जारी करता है आपका एनएसओ। मैंने कहा ना कि मॉस्पी के अंतर्गत एनएसओ आ चुका है, तो एनएसओ ही जारी करेगा। इसका जो बेस ईयर आप लोगों का है वो है 2011 और 12। ध्यान समझना। अब सीपीआई अर्बन, रूरल और कंबाइंड, इन तीनों को एनएसओ जारी करा। प्रश्न एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसे पूछेगा कि सीपीआई अर्बन किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन देगा आप लोगों को एनएसओ, आप लोगों को ऑप्शन देगा डीपीआईआईटी, आप लोगों को ऑप्शन देगा लेबर ब्यूरो, आप लोगों को ऑप्शन देगा यहां पर क्या, कोई अन्य संस्थान। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, याद करो, सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल, सीपीआई कंबाइंड, तीनों एनएसओ जारी करेगा। 2011-12 इसका बेस ईयर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करो, एग्जाम में ये पूछता है कई बार। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर में यहां से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक का तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना? क्या कॉन्सेप्ट भाई? कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पहले डब्ल्यूपीआई जारी कर रहे थे, लेकिन डब्ल्यूपीआई में कुछ समस्याएं नजर आई। समस्याएं क्या भाई? ये केवल वस्तु की बात कर रहा है, सर्विस की बात ही नहीं कर रहा है। दूसरी बात भाई, ये थोक मार्केट की बात कर रहा है। थोक मार्केट में कौन कंज्यूमर जाता? कोई नहीं जाता है। ठीक है, तो हमको रिटेल मार्केट की बात करनी है, प्लस हमको गुड्स और सर्विस दोनों की बात करनी है। तो इसके लिए डब्ल्यूपीआई की जगह पर सीपीआई आएगा। क्या आएगा? सीपीआई आएगा। समझ गए मेरी बात को? बहुत बेसिक पॉइंट है, ध्यान समझना, बहुत बेसिक पॉइंट समझा रहा हूं। अब देखो, इन्फ्लेशन को, ठीक है, जब हम लोग इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं तो एक और बहुत बड़ी समस्या आती है। समस्या ये आती है कि व्यक्ति जिन चीजों को कंज्यूम करता है, एक कंज्यूमर जिन चीजों को कंज्यूम करता है, उसमें कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसे सर्विसेज होते हैं जिनका प्राइस बहुत तेजी से बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो मानो आप सब्जी, ठीक है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, सब्जी की कीमत, भाई प्याज की कीमत आज 20 रुपए थी, कल 40 रुपए है। कैसे इन्फ्लेशन कैलकुलेट करोगे आप लोग? क्या आप इन्फ्लेशन यहां पर लॉजिक लगाओगे? कुछ नहीं लगा सकते हो। तो ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत बहुत तेजी से परिवर्तित होती है, जैसे कि सब्जी, जैसे कि फ्यूल, ईंधन, भाई 10 रुपए पता चला अचानक से बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसे में क्या करोगे? ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत बहुत तेजी से चेंज होती है, जब उन वस्तुओं को हम लोग बाहर निकाल देते हैं और केवल उन वस्तुओं को काउंट करते हैं, उन वस्तुओं का इन्फ्लेशन काउंट करते हैं जो कांस्टेंट हो, जिनकी कीमत बहुत तेजी से परिवर्तित नहीं होती है। ध्यान समझना, अगर केवल सब्जी और फ्यूल के आधार पर इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाए तो एक ही दिन में 50% इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा।
वो तो हम कर नहीं सकते हैं। तो हमको एक बहुत एनालिटिकल अप्रोच लेकर के आगे बढ़नी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम कहते हैं यार एक काम करो, केवल कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं, कोर मुद्रास्फीति की बात करते हैं। कोर मुद्रास्फीति क्या होगा, तो बास्केट में जब केवल उन वस्तुओं को शामिल किया जाए जिनकी कीमत कांस्टेंट रहती है, जिनकी कीमत बहुत तेजी से परिवर्तित नहीं होती है, लंबे समय तक स्थिर बनी रहती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। अब बचा समस्या दूसरी कि भाई एक हम लोग को कंबाइंड इन्फ्लेशन भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, एक समग्र मुद्रास्फीति दर भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जब हम लोग कंबाइंड इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है जहां पर खाद्य पदार्थ और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें शामिल होती है। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान रखना, कभी आप कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन में कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। अच्छा देखो, इन्फ्लेशन के टॉपिक्स आपके एग्जाम में जो प्रश्न बन करके आता है ना, प्रश्न जरूरी नहीं कि स्टैटिक पोर्शन से आए, प्रश्न आपके करंट अफेयर से आता है कि भाई इस संस्थान के द्वारा जो जो इन्फ्लेशन बताया गया वो इन्फ्लेशन कितना है। तो एटलीस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज समझ गए क्या होता है कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर दिया। हमने क्या देखा, हमने देखा कि WPI और CPI भारत में दो चीजें जारी होती है। ठीक है, बात समझ गए, बहुत सिंपल सी बात थी। WPI 2011-12 बेस ईयर है, CPI का इंडस्ट्रियल वर्कर का 2016 है, बाकी सबका 11-12 है, हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कौन जारी करता है हमने सब कुछ देखा हुआ है, नोट्स बनाओ उसके कौन जारी करता है, याद करो, पूछेगा एग्जाम में प्रश्न आप लोगों के। ठीक है, अब समझो, बचा एक समस्या और, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जो प्रोफेसर रमेश चंद्र की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाया गया था, वो टास्क फोर्स क्या करेगा, वो टास्क फोर्स यही करेगा कि यार अब CPI की जगह पर हम लोग PPI की बात करते हैं, इनको तो बस PI करना, कुछ करना है नहीं। ये क्या कहेंगे कि WPI कुछ इश्यूज था उसको रिप्लेस करके CPI उर्जित पटेल जी लेकर के आए। अब प्रोफेसर रमेश चंद्र कहें कि यार CPI की जगह पर कुछ PPI की बात करो। PPI उत्पादक मूल्य सूचकांक होता है, भारत में अभी आधिकारिक तौर पर लागू नहीं है, लेकिन प्रस्तावित है, बातचीत चल रही है, संभावना है कि कुछ समय में आपको एक नया टॉपिक पढ़ने को मिल जाए जिसका नाम रहेगा PPI। बात समझ गए, अभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है, ध्यान देना। अब समराइज करते हैं चीजों को, हम लोग बहुत हमने टॉपिक पढ़ लिया आज। ठीक है, क्या पढ़ा हमने कि WPI उत्पादन और वितरण के प्रारंभिक चरण पर केंद्रित होता है। थोक मार्केट की बात कर रहा है, सिंपल सी बात है, केवल वस्तु की बात कर रहा है, सिंपल सी बात है। CPI क्या कर रहा है, CPI जो आपका इंड कंज्यूमर है, जो अंतिम उपभोक्ता है, उस पर ध्यान फोकस करता है और उसके आधार पर रिटेल मार्केट में इन्फ्लेशन को काउंट करता है। अभी के लिए मुद्रास्फीति को मेजर करने का सबसे उपयुक्त तरीका यही माना जाता है। PPI क्या है, PPI भारत में लागू है नहीं, भविष्य में ये रिप्लेस किया जाएगा कुछ कुछ आगे, तो देखा जाएगा, तब पढ़ा जाएगा हम लोग, अभी के लिए छोड़ते हैं इसको। ठीक है, अब देखो भाई, ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी और समझाऊंगा, लास्ट का टॉपिक है, तो ध्यान समझिएगा। ठीक है, देखो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के, नियंत्रित करने के कुछ मेथड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं भाई, तो कुछ जैसे कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है RBI, और जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, तीनों अपने अपने स्तर पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अब भाई जो RBI क्या करेगा, तो RBI मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा, कुछ मौद्रिक नीतियां लेकर के आएगा, कुछ चीजें लेकर के आएगा। उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, जिसके अंतर्गत CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अभी हम सब चीजों को पढ़ेंगे। ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी की क्लास में लेक्चर नंबर 4-5 में आगे आएगा। ठीक है, निश्चिंत रहो। ठीक है, तो जब हम लोग इस चीजों को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से RBI इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। सेम सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी बजटीय पॉलिसी के माध्यम से क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। ठीक है, अच्छा भाई, आप कहोगे सर एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका क्या है। हमने जो बॉटल नेक इन्फ्लेशन देखा था, हमने जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन देखा था, वो क्यों था, वो क्यों हो रहा था, वो हो रहा था कालाबाजारी के कारण से, वो हो रहा था व्यवसायी समूहीकरण के कारण से, कार्टेल बनाने के कारण से, वो हो रहा था भाई जमाखोरी के कारण से, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग के कारण से। तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो उपाय होते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के, वो प्रशासनिक एजेंसियों के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, वो जैसे मानो समझो, मानो अगर किसी वस्तु का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, क्या करेगी ये एजेंसियां, इसके एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा देगी। भाई कि पहले भारत में तो सप्लाई करो, फिर तो तुम विदेश में भेजोगे।
तो एक्सपोर्ट कंट्रोल कर लेगी, इंपोर्ट कंट्रोल कर लेगी, उसकी ब्लैक मार्केटिंग कंट्रोल करने का प्रयास करेगी, सही करने का प्रयास करेगी। तो इस माध्यम से हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम में जो प्रश्न आपके पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट टॉपिक आज का आपका, ठीक है। वो ये पूछा जाता है कि इन्फ्लेशन का इंपैक्ट क्या पड़ता है। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, ध्यान समझिएगा। जैसे मानो आप हो कंज्यूमर, ठीक है, आप एक उपभोक्ता, ठीक है। उपभोक्ता पर इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण से क्या हो गया, वस्तु का प्राइस बढ़ गया, और प्राइस बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन, मतलब उपभोक्ता के लिए नेगेटिव इंपैक्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट है, ठीक है। अब दो चीजें समझो आप लोग, दो पेयर में, ठीक है। एक, जो व्यक्ति ऋण लेता है, ठीक है, उसके ऊपर इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है ये समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बहुत सिंपल लॉजिक के थ्रू समझाता हूं। मानो वर्ष 1990 में, ठीक है, आपके एक जनरेशन पहले, किसी मानो आपके दादाजी ने, ठीक है, क्या किया, किसी व्यक्ति से 10,000 रुपए उधार लिए, ठीक है। उस समय 10,000 की कीमत कितनी थी, बहुत ज्यादा थी, ठीक है, 1990 में। आज 2025 में अगर आप वो 10,000 रुपए किसी व्यक्ति को वापस करने जाओगे तो आज से कीमत क्या है, कुछ नहीं। भाई आज 10,000 की कीमत क्या है, कुछ नहीं है। पहले आप 10,000 रुपए में हो सकता कि आप एक पूरा घर बनवा सकते थे, आज आप कुछ काम ही नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के कारण से जो व्यक्ति लोन दिया रहता है उसका नुकसान होता है, जो व्यक्ति लोन लिया रहता है, ठीक है, बोरोवर और लेंडर के इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जो व्यक्ति लोन लिया रहता है उसको यहां पर लाभ मिलता है। सेम हम लोग एक इंपैक्ट समझते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्या होता है। देखो दो चीजें समझोगे, मैं बहुत बेसिक शब्दों में समझाऊंगा, ठीक है। पहली बात आप ये समझने का प्रयास करना कि क्या होता है ना कि जब आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। उसका इंपैक्ट इंपोर्ट पर कैसा पड़ेगा, आयात पर कैसा पड़ेगा। अगर मैं बहुत बेसिक तौर पर समझाऊं, मानो मानो हमारे देश में क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है, किसी वस्तु की प्राइस बढ़ गई, ठीक है। हमारे देश में किसी वस्तु की प्राइस बढ़ने का अब उसका सॉल्यूशन क्या है, हम उस सेम वस्तु को विदेश से इंपोर्ट करके मंगा लें, ठीक है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद क्या होता है कि किसी वस्तु की इंपोर्ट में वृद्धि हो जाती है। एक जनरल आइडिया में दिखा रहा हूं, आप लोग समझिएगा। अभी आपको एक समस्या यहां पर समझाऊंगा। समस्या ये होती है कि इन्फ्लेशन के साथ साथ एक चीज और उस पर डिपेंड करती है, क्या? इन्फ्लेशन और किसी करेंसी की परचेजिंग पावर में संबंध होता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो परचेजिंग पावर कम हो रही है, इसी के अकॉर्डिंग करेंसी की जो वैल्यू डिप्रिसिएट करती है, उसकी मुद्रा का अवमूल्यन होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले भाई $1 में 70 रुपए आता था, ठीक है, 70 रुपए बराबर $1 होता था। अभी क्या हो गया कि $1 की कीमत आपका 100 रुपए हो गई है, 100 रुपए हो गई। ध्यान समझना, अगर किसी करेंसी का डेप्रिसिएशन हो रहा है, किसी करेंसी का अवमूल्यन हो रहा है, तो उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कैसा असर पड़ेगा। भाई $1 पहले 70 रुपए में था, अब $1 100 रुपए में है। तो ध्यान समझना, हमको अगर विदेश से कोई सामान मंगाना था तो पहले हमको कितना देना पड़ रहा था, $1 का सामान था, हमको 70 रुपए देना पड़ रहा था। लेकिन इन्फ्लेशन, करेंसी डिप्रिसिएशन के कारण क्या हो गया, अब हमको 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो अगर किसी मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो उसके कारण से इंपोर्ट क्या होता है, यहां पर वो कम हो जाता है, और अपोजिट क्या होता है, उसके कारण से एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। पहले क्या था, पहले अमेरिका में बैठा कोई व्यक्ति 70 रुपए के सामान को $1 देकर के मंगा ले रहा था। अब क्या है, अब वो 100 रुपए के सामान को $1 देकर के मंगा सकता है। मतलब क्या, उसके पास चीजों को खरीदना भारत से सस्ता हो चुका है, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। क्या समझना, अगर करेंसी का डेप्रिसिएशन हो रहा है, अगर करेंसी का अवमूल्यन हो रहा है तो इंपोर्ट में कमी आएगी, एक्सपोर्ट में वृद्धि आएगी। अब समस्या यह है कि इन्फ्लेशन और करेंसी डिप्रिसिएशन आपस में लिंक्ड होते हैं। तो बहुत सटीक हम आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछे एग्जैक्टली कि मुद्रा अवमूल्यन के कारण से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ता है, तो ये असर आप लोगों को टिक करके आना है। बात समझ गए? सिंपल टॉपिक था, इजी टॉपिक था, अच्छा टॉपिक था। चलिए